Hello, friends. I am Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. सो आजकल सिजेरियन सेक्शन के इंसिडेंस रेट बहुत बढ़ रहे हैं। लाइफस्टाइल रिलेटेड हो या बेबी की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए या मदर की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कई बार डॉक्टर्स जो है ये डिसीजन लेते हैं कि स्पेसिफिक लेडी को सिजेरियन सेक्शन के थ्रू डिलीवरी करवाने की ज़रूरत है। तो जैसे ये इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, ठीक वैसे ही पोस्ट एलएससीएस कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए ताकि पेशेंट की बॉडी जो है वो फिर से पहले जैसी डिलीवरी से पहले जैसी फिर से रीगेन हो सके। तो इस बारे में भी लोगों में बहुत कंसर्न बढ़ रही है। सो एलएससीएस भी कहा जाता है सिजेरियन सेक्शन को, यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जिसमें यूटेरस के लोअर साइड पे इंसिजन लिया जाता है और वहाँ से बेबी को डिलीवर किया जाता है। तो उसके बाद यानी कि सर्जरी के बाद या सिजेरियन डिलीवरी के बाद कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए? तो इनिशियल जो फर्स्ट 48 आवर्स से लेके जो 3 डेज़ का पीरियड है, उसमें हॉस्पिटल में ही ये सब प्लान किया जाता है कि कैसे आपको एंटीबायोटिक्स देनी है, कैसे आपको ओरल स्टार्ट करना है, कैसे आपको पेन किलर लेनी है, वगैरह, वगैरह। एंड इवन हॉस्पिटल में भी आपको लैक्टेशन रिलेटेड भी गाइडेंस दिया जाता है कि बच्चे को कैसे होल्ड करना है। अगर इनिशियली जो मदर है अगर वो मूव नहीं कर पाती तो रिलेटिव्स की हेल्प लेके कैसे बच्चे को फीडिंग के लिए इनिशिएट करना है या प्रमोट करना है। जब पेशेंट घर पे आता है तब उन्हें क्या करना चाहिए? तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे उनकी जो ओरल डाइट है वो अलाउ की जाती है या ओरल डाइट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सेमी सॉलिड से लेके सॉलिड फूड तक वो कंज़्यूम कर सकते हैं। तो डाइट में आपको ख़ास ध्यान रखना है कि ऐसी डाइट नहीं लेनी है जो आपको डाइजेशन में हेवी हो। जितना हो सके उतना लाइट डाइट लेनी है। जैसे रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल तो लेना ही है। उनमें जो सब्ज़ी रहती है उसमें ख़ास तौर पे जो ज़मीन के नीचे उगने वाली चीज़ें हैं, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, बीटरूट हो गया, तो ये सारी चीज़ें इनिशियली एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 2 मंथ तक नहीं लेनी है। जितना हो सके उतना आपको ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स हो गए या बाहर ज़मीन के ऊपर उगने वाले जो वेजिटेबल्स हैं वही सब कंज़्यूम करना है। दाल वग़ैरह में देखें तो मूँग है, मूँग की दाल है, मूँग की हरे रंग की दाल है या येलो कलर की दाल है या चने की दाल है, वो सारी चीज़ें आपको लेनी है। उससे पीछे वाले जो दाल में जो सब चीज़ें आती हैं, जैसे कि उड़द दाल हो गई या कुलथ की दाल हो गई, तो ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है क्योंकि उससे गैस बनने की शक्यता ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से आपको भी पेन की समस्या रह सकती है और आपके साथ-साथ इवन बेबी जो आपका मिल्क कंज़्यूम कर रहा है, उसमें भी गैस बनने की जो संभावनाएँ हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए खाने में इन सब चीज़ों का आपको ख़ास ध्यान रखना है। इसके अलावा हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि रिचुअल्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफ़िक कास्ट में, स्पेसिफ़िक ग्रुप ऑफ पीपल में कुछ स्पेसिफ़िक प्रिपरेशंस होती है जो पोस्ट डिलीवरी मदर को दी जाती है। तो उसके रिलेटेड भी पेशेंट्स के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम सिज़ेरियन के बाद हमारे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ये सब कुछ खा सकते हैं या नहीं? देन द आंसर इज़ येस। ऑफ कोर्स आप ओरल जब सब कुछ ले पा रहे हो तो ये सारी चीज़ें भी आप इज़िली कंज़्यूम कर पाओगे। जैसे गूंद का पाक हो गया या कोई और तरीके के जो पाक बनाते हैं स्पेसिफिक, जिससे मदर को लैक्टेशन भी एनहेंस होता है और उसके साथ साथ उसकी खुद की जो स्ट्रेंथ है वो भी रिगेन होती है, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कंज्यूम कर पाते हो। इसके अलावा जो आयुर्वेदा फॉलो करने वाले ग्रुप ऑफ पीपल है, जो आयुर्वेदा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं पोस्टपार्टम, तो उनमें भी एक क्वेश्चन होता है कि सिजेरियन के बाद कब हम आयुर्वेदा मेडिकेशन या आयुर्वेदा पोस्टपार्टम लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको जैसे सिजेरियन डिलीवरी के बाद 24 आवर के बाद जब आप ओरली सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, तो उसी मोमेंट से आप सब कुछ जो आयुर्वेदा लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट किया जाता है वो सब कुछ आप कंज्यूम कर सकते हो। एंड इसके अलावा एब्डोमिनल बेल्ट के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एब्डोमिनल बेल्ट हमें कब टाई करना चाहिए। तो उसमें अभी इनिशियली जब तक आपके स्टिचेस ओपन नहीं हो जाते, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि आपको अब कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ईज़िली आपके जो स्टिचेस हैं वो हील हो गए हैं, तब से आप ये जो एब्डोमिनल बेल्ट है वो टाई कर सकते हो।
उससे पहले भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने रहते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत टाइटली एब्डोमिनल बेल्ट टाई करते हो तो अगर आपका एब्डोमेन का प्रेशर अगर बढ़ता है तो जो इंटरनल सूचर्स है वो ओपन होने के चांसेस रहते हैं। तो एटलीस्ट आपको 1 वीक और 10 डेज से लेके 21 डेज तक थोड़ा सा इसमें बहुत ध्यान रखना होता है कि आपको बहुत टाइटली बेल्ट नहीं टाई करना है। और जितना हो सके उतना उस दौरान आपको इवन आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको कॉफ़िंग की प्रॉब्लम ना हो, उसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, अगर कॉफ़िंग ज़्यादा है तो उससे भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ सकता है और उसकी इम्पैक्ट जो है वो आपके स्टिचेस पे आ सकती है। सारे पेशेंट्स को 100% इसकी इम्पैक्ट आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांसेस है। इसके बाद आता है नींद। नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लो आपका प्लान्ड एलएससीएस है तो ज़्यादा आपका एक्सर्शन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने आपका जो एडमिशन है वो नॉर्मल लेबर के लिए हुआ हो, आप 6 घंटे या 12 घंटे तक पेन में रहे हो, नॉर्मल लेबर प्रोसेस में रहे हो, लेकिन लास्ट में बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न आपका जब एलएससीएस किया जाता है तो आप एक्सर्शन प्लस सर्जरी दोनों चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे आपके लिए पोस्ट लेबर, पोस्ट सिज़ेरियन सेक्शन आपके लिए रेस्ट लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, लैक्टेशन में भी आपको इम्प्रूव होगा और आपको खुद को आराम मिलेगा, तो आप बाद में बच्चे के लिए आप फ्रेशली आप अपना वक़्त जो है वो दे पाओगे। और तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक तो इनिशियल फर्स्ट आपके फैमिली मेंबर्स रहते ही आपके सपोर्ट में, तो आप पूरा अच्छे से रेस्ट ले सकते हो बच्चे को फीडिंग करवाने के बाद, या तो जब बच्चा सो जाए तब आपको आराम करना चाहिए, क्योंकि पोस्ट सिजेरियन एटलीस्ट 2 मंथ तक आपको कंप्लीट बेड रेस्ट लेना है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा हैवी वर्क नहीं करना है, बिल्कुल भी अदर एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चे की देखभाल करनी है और आपको खुद को जो भी आपका नहाना-धोना वगैरह है वो सब आपको करना है। तो उस दौरान आपको कंप्लीट रेस्ट लेना है। बिल्कुल भी ओवर एक्सर्शन या ओवर एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आपको कितना भी मन करे, आपको कितना भी फ़ील होने लगे आफ्टर 1 मंथ कि आप बहुत फिट एंड फाइन हो, आप अब ईज़िली सब कुछ कर सकते हो, तो आपको ये नहीं फ़ॉलो करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बेड रेस्ट लेना है, मिनिमम 2 मंथ तक, अगर आपका प्लान्ड एलएससीएस है। क्योंकि 2 मंथ में इज़िली स्कार जो है, सर्जिकल स्कार वो भी हील हो जाता है, साथ में जो पोस्ट डिलीवरी इफ़ेक्ट होती है उसे भी कम बैक करने में, उसे भी रिज़ॉल्व होने में एटलीस्ट 45 डेज़ टू 60 डेज़ का टाइम लगता है। लेकिन मान लो आपको नॉर्मल लेबर के बाद जो सिज़ेरियन होता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हुआ हो या प्रोलॉन्ग लेबर हुआ हो या डिफ़िकल्ट लेबर हुआ हो, उसके बाद अगर सिज़ेरियन करना पड़े, तो आयुर्वेद में एक टर्म है मूढ़ गर्भ, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड लेबर। कॉम्प्लिकेटेड लेबर के बाद में आयुर्वेद में स्पेसिफिक डाइट, स्पेसिफिक लाइफ़स्टाइल एंड रेस्ट के बारे में लिखा है कि उनको एटलीस्ट 4 मंथ तक उनको रेस्ट लेना है। यानी कि 4 मंथ तक आपको ना ही योगा एक्सरसाइज करना है, ना ही कोई हैवी वेट उठाना है, ना ही आपको कोई बाहर का खाना या जंक फूड या एबनॉर्मल डाइट ऑप्टेन करनी है। आपको कांस्टेंट 4 मंथ्स तक अपना पूरा ख्याल रखना है। तो ये लागू होता है जिनको कॉम्प्लिकेटेड लेबर के बाद सिजेरियन सेक्शन हुआ हो। लेकिन जिनको प्लांट सिजेरियन सेक्शन है उनको 1.5 टू 2 मंथ तक ही ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है। बाद में आता है कॉन्ट्रासेप्शन। सो कॉन्ट्रासेप्शन जो है ज़्यादातर ये ऐसा माना जाता है कि पोस्ट लेबर जो है वो ओव्यूलेशन नहीं होता है तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ट्रासेप्शन से पहले ये क्वेश्चन आता है कि आपको कॉइटल एक्ट कब री स्टार्ट करना चाहिए, तो उसमें भी सेम 2 पार्ट में आंसर डिवाइड होता है। 6 टू 8 वीक फॉर डायरेक्ट सिज़ेरियन सेक्शन जिनका हुआ हो, यानी कि बिना कॉम्प्लिकेटेड लेबर से प्लान्ड सिज़ेरियन सेक्शन हुआ हो, तो ऐसे लोगों को जब पेशेंट कंफर्टेबल फील करे आफ्टर 6 टू 8 वीक दे कैन रीगेन देयर नॉर्मल कॉइटल एक्टिविटी। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड लेबर रहा हो फिर सिजेरियन सेक्शन हुआ हो तो एटलीस्ट आपको 4 मंथ तक वेट करना चाहिए, देन यू कैन रीगेन योर नॉर्मल कॉइटल एक्टिविटी। लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन आपको दोनों ही केस में फॉलो करना है, बिकॉज देर आर रिसर्च, देर आर नंबर्स कि इवन पोस्ट लेबर भी ओव्यूलेशन कुछ केसेस में होता है, एंड कुछ केसेस में इवन पोस्ट सिजेरियन सेक्शन विद इन 3 मंथ, 4 मंथ और विद इन 2 मंथ भी प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। सो आपको इसका पूरा ध्यान रखना है। तो अगेन कॉन्ट्रासेप्शन में भी आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही प्रॉपर फॉलो करना है, क्योंकि उसमें कुछ तरीके की पिल्स है जो आप नहीं कंज्यूम कर सकते, क्योंकि उसकी इम्पैक्ट बेबी पे होगी अगर बेबी लैक्टेशन पे है।
तो आपको डॉक्टर को पूछ के फिर फॉलो करने की कौन-सी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड और इवन पिल्स में भी आजकल मिनी पिल्स आ गई है जिसमें बहुत ही लो डोसेज में हॉर्मोन्स रहते हैं जिससे बेबी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर को पूछ के फॉलो फिर करनी है। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो डायरेक्ट परमानेंट जो कॉन्ट्रासेप्शन है दैट इज़ ट्यूबेक्टमी या ट्यूबल लाइगेशन वो आप फॉलो कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पोस्ट एलएसीएस आपको फॉलो करनी है, पोस्ट सिज़ेरियन फॉलो करनी है। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहते हैं कि पोस्ट सिज़ेरियन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो इन शॉर्ट माय आंसर इज़ कि अगर प्लान्ड सिज़ेरियन सेक्शन है तो सिर्फ 1 एंड हाफ टू 2 मंथ तक आपको सब कुछ फॉलो करना है, स्पेसिफिक डाइट एंड लाइफ़स्टाइल। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड लेबर है, फिर एलएससीएस हुआ है तो एटलीस्ट आपको 4 मंथ तक आपका ख़्याल रखना है, प्रॉपर डाइट लेनी है और डाइट में सब कुछ खा सकते हो आप, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन है तो वो बाहर का खाना, बेकरी आइटम, डेयरी प्रोडक्ट्स, ओवर शुगर आइटम, ये सारी चीज़ों में आपको कंट्रोल करना चाहिए। देन आता है गैलेक्टोकॉक्स के बारे में, यानी कि लैक्टेशन इम्प्रूव करने की जो मेडिसिन्स है, स्पेशली आयुर्वेदा मेडिसिन, वो आपको कब लेनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, इनिशियली आपका बेबी बहुत छोटा होता है, उसका स्टमक भी बहुत छोटा होता है, तो उसकी डिमांड भी बहुत कम होती है। तो ऐसे में आपको जितना हो सके उतना बेबी को मैकेनिकली ट्राई करना चाहिए। बेबी जितना सक करेगा उतना आपको मिल्क प्रोडक्शन होगा और ईज़िली उसका जो पेट है वो भी भरा रहेगा और उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा। इनिशियली आपको गैलेक्टोकॉक्स यानी कि शतावरी हो गई या कुछ और प्रिपरेशन हो गई, तो वो इनिशियली आपको इतनी जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चे की डिमांड कम होती है और ऐसे में अगर आप ज़्यादा कंज़म्पशन करोगे शतावरी का तो मिल्क प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है, तो ऐसे टाइम पे बेबी जो है वो पूरा मिल्क यूटिलाइज़ नहीं करेगा और ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट या ब्रेस्ट एब्सिस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जब तक बच्चा अच्छे से लैक्टेशन या फीडिंग डेवलप नहीं करता, उसकी डिमांड नहीं बढ़ती, तब तक आपको गैलेक्टोकॉक्स जो है वो थोड़े कंट्रोल्ड वे में लेने चाहिए। क्योंकि आप जो डाइट लेने वाले हो जैसे मेथी की मात्रा ज़्यादा होती है, गोंद की मात्रा ज़्यादा होती है, फिर डिल सीड्स जो है वो आप ज़्यादा लेते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है डाइट में आप लेते हो वो ऑलरेडी नेचुरल गैलेक्टोकॉक्स है। तो इसके अलावा ज़्यादा ओवर चीज़ें आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। देन जितना हो सके उतना रेस्ट लीजिए, जितना हो सके अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स है, ये बहुत ही आम बात है। नॉर्मल लेबर के बाद अप टू सम एक्सटेंट पोस्टपार्टम ब्लूज़ डेवलप होना बहुत कॉमन बात है। जैसे कि डिप्रेशन फ़ील होना, नींद नहीं आना, उल्टे-सीधे ख़्याल आना, अ, बिल्कुल ही लो फ़ील करना क्योंकि आपकी जो लाइफ़ है वो पूरी अपसाइड डाउन चेंज हो जाती है। आप सोशली लोगों के साथ नहीं बैठ सकते, आपको कॉन्स्टेंटली आपके बेबी के साथ ही रहना पड़ता है और आपकी जो नींद से लेके, खाने से लेके सारी चीज़ें जो है वो बेबी के अकॉर्डिंग होता है। आप अपनी मर्ज़ी से सो नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से कुछ खाना नहीं खा सकते, तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी इम्पैक्ट जो है वो आपके माइंड पे आएगी। वो बहुत ही कॉमन चीज़ है। और आपके मन में भी बहुत लाइक पेशेंस की कमी हो जाती है कि कब आप नॉर्मल लाइफ में आओगे। बहुत सारे मदर्स को कॉन्स्टेंटली ये ख़्याल आते हैं कब उनका बच्चा बड़ा हो जाएगा, कब उनका उसका लैक्टेशन ख़त्म हो जाएगा, कब उसका बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बहुत सारे तरह-तरह के ख़्याल आते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ही पेशेंस रखने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आप जितना पॉज़िटिव होके अपने मदरहुड को एन्जॉय करोगे, उतना ये टाइम बहुत जल्दी जाएगा। बच्चे का जो बचपन है वो बार-बार नहीं आने वाला है। एक बार जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब अगेन आप यही सारे टाइम को मिस करोगे। तो आपको जितना हो सके उतना पॉज़िटिव रहना है। अगर ज़्यादा वर्कलोड है तो आपको अपने फैमिली मेंबर से हेल्प माँगनी है, आपके हस्बैंड से, आपके मदर इन लॉ से या जिससे भी आपको हेल्प मिल सके। और इससे भी अगर काम नहीं बनता तो आप सोशल मीडिया पे पॉजिटिव ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो या पोस्टपार्टम ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पे सभी जो महिलाएं होती है वो अपने पोस्टपार्टम एक्सपीरियंसेस को शेयर करती है, तो वो सब पढ़ के भी आपको मोटिवेशन मिल सकता है ताकि आपका ये जो पोस्टपार्टम पीरियड है वो इजीली पास हो सके। जब सिज़ेरियन सेक्शन होता है तो ये पोस्टपार्टम ब्लूज़ या डिप्रेशन का जो फ़ेज़ है वो ज़्यादा इंटेंसिटी वाला या ज़्यादा लंबा हो सकता है। बिकॉज़ ऑफ सर्जरी, बिकॉज़ ऑफ गिल्ट कि सबकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मेरी ही सिज़ेरियन हुई है। तो इस वज़ह से थोड़ा डिप्रेशन या थोड़ा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क के जो चांसेज़ है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में आपको
ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वुंड केयर। जो जिस पार्ट में आपका सिजेरियन हुआ है, जहाँ पे आपको कट दिया गया है, उस पार्ट की आपको बहुत अच्छे से केयर करनी है। उस पार्ट में जब भी आप नहाने जाते हो तो उतनी पार्ट में आपको सिर्फ स्पंज करना है, उसको जितना हो सके उतना ड्राई रखना है। ट्राई कीजिए कि वहाँ पे बिल्कुल भी इन्फेक्शन ना लगे, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होता है तो अगेन उसके स्पेसिफिक आपको एंटीबायोटिक शुरू होगी, आपको पेन फेस करना पड़ेगा। अगेन आपको थोड़ा जो आपका जो फेस है, जो ऑलरेडी पोस्टपार्टम फेस डिस्टर्बेंस में चल रहा है, तो उसकी वजह से अगेन आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो। बच्चे के प्रति आपकी जो केयर है वो भी कम हो सकती है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और पेन। तो आपको जितना हो सके उतना प्रिवेंशन लेना है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको अपनी लाइफस्टाइल जो है वो मैनेज करनी है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मसाज का, यानी कि पोस्ट सिजेरियन मसाज कब शुरू करवा सकते हैं, या स्पेसिफिक एरिया में हम मसाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो पोस्ट डिलीवरी मसाज करना आम बात है, उससे मदर की बॉडी जो है वो रिलैक्सेशन फील करती है, उसे स्ट्रेंथ मिलती है। तो मसाज जो है वो अदर बॉडी पार्ट में आप नॉर्मल वे में ही कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जो सिजेरियन सेक्शन वाला पार्ट है, जहाँ पे आपको इंसिजन लिया गया है, उतने पार्ट में आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। उतने पार्ट में हो सके तो आप इनिशियल फेज़ में अप टू 10 to 15 डेज़ आप मसाज अवॉइड कीजिए। फिर बाद में धीरे-धीरे करके आप मसाज जो है वो वहाँ पे स्टार्ट करवा सकते हो। एंड एक्सरसाइज़ की हम बात करें, तो जैसे-जैसे आपको स्ट्रेंथ रिगेन होने लगती है आफ्टर 2 मंथ और 4 मंथ, वैसे-वैसे आप माइल्ड एक्सरसाइज़ से लेके मॉडरेट एक्सरसाइज़ तक आप पहुँच सकते हो। दैट इज़ डिपेंड अपॉन पेशेंट। आपको बस स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरा वेट बढ़ गया है तो अब कब कम होगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 ईयर तक तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। 1 ईयर तक आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आप अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाएं, आप अपने बच्चे की केयर कैसे करें ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना लगे, बच्चे को अननेसेसरी बीमारियां ना लगे। आपका ये जो 1 ईयर का पीरियड है वो इजीली निकल जाए, क्योंकि इन्फांट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है ये, और इवन मदर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पीरियड है। तो ऐसे में आपको वेट की टेंशन नहीं लेनी है। वेट के लिए अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 ईयर सिग्निफिकेंट वे में आपका वेट लॉस जो है वो हो सकता है। तो कई सारी महिलाएं ये मिस्टेक करती है कि वो वेट के चक्कर में, वेट गेन के चक्कर में अच्छे से खाना नहीं लेते हैं और बाद में फिर लैक्टेशन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, देन बच्चे की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। या तो वो लोग ओवर एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं जस्ट विद इन 2 to 3 मंथ, जिसकी ओवर एक्सरसाइज की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ सकता है और उसकी इम्पैक्ट जो है वो वुंड हीलिंग पे आ सकती है। तो अभी ये सोचने का वक्त नहीं है। तो वेट लॉस के लिए कोई भी तरीके आपको ये पोस्टपार्टम पीरियड में अपनाने नहीं चाहिए। So these are the suggestions for post LSCS lifestyle. If you have any doubt, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने फैमिली में शेयर करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट कोई भी अपडेट हो तो उसे आप डायरेक्टली अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। थैंक यू सो मच।